एजुकेशन एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हुई? भारत का जो सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, नॉलेज केंद्र कहा जाता है, वो नालंदा को कहा जाता था। नालंदा अपने नॉलेज की वजह से फेमस हुआ, बट नालंदा नॉलेज की वजह से ही टारगेट पे आ गया। पेंडेमिक के बाद से डिजिटल एजुकेशन है वो एकदम से बूम करी है। पेंडेमिक के बाद से एक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि सिर्फ जो पारंपरिक शिक्षा है, जो विद्यालय हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल वो चीज़ आनी ही थी, पेंडेमिक तो बहाना हो गया। रूरल एरियाज़ में ड्रॉप आउट रेट इतने ज़्यादा होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका रीज़न क्या है? जिस क्षेत्र में पलायन का दर बढ़ेगा, आपको ड्रॉप आउट देखने को ही मिलेगा, और ये किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार वो कोचिंग इसलिए भी ज्वाइन कर लेता है कि कोचिंग में उसको 500 बच्चे मिल रहे हैं, तो वो अपनी क्षमताएं उन 500 बच्चों के बीच में भी नापना चाहता है कि मैं इनके बीच में कहाँ स्टैंड करता हूँ। आरटी एक्ट के बारे में कुछ बताइए। आरटी एक्ट का मूल है वो है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कोई बच्चा हमारा छूट ना पाए। प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट स्कूल जो आपके होते हैं वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी से चलते हैं, उनको मैनेज करने के तरीके अलग होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की स्कीम पर चलते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें पेरेंट ही अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ना डालना चाहता हो, प्राइवेट में डालना चाहता हो, देन फिर वो गवर्नमेंट में वापस आया हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडिड। आज का हमारा एपिसोड है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर शुभम तिवारी, एमपी गवर्नमेंट के एक प्राइमरी स्कूल टीचर। इनके साथ हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस के बारे में और इसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल रूट्स में जाना चाहूँगा कि एजुकेशन एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हुई। मतलब जो नालंदा, तक्षशिला, ये एपिसेंटर्स थे इंडियन एजुकेशन के। जी, तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि कहाँ से फर्स्ट स्टेप था? एजुकेशन तो अगर हम इंडियन कल्चर में जाएंगे तो काफ़ी रूट्स पुराने हैं। वेद है हमारे पास, पुराण है, उपनिषद है, तो इन पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। बट अगर आप नालंदा और तक्षशिला के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत का जो सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, नॉलेज केंद्र कहा जाता है, वो नालंदा को कहा जाता था। उसी टाइम पे भी उन तक्षशिला भी काफ़ी फेमस है। और नालंदा क्योंकि आप देखेंगे कि वो मगध राज्य में, पुराने मगध राज्य में आता था, तो वहाँ पर क्या है, वो इंडिया का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है एक तरह से, जिस पे बौद्धिज्म भी है, हिंदुज़्म भी है, और भी कई सारे हैं। क्योंकि ये जो आपका नालंदा आता है, इस पे सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। नालंदा बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ कि वो पहले आवासीय विश्वविद्यालय था, इसलिए वहाँ पर छात्रों के रुकने की व्यवस्था थी। और आपको भी पता है, अगर कहीं पर रुकने की व्यवस्था है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोकल्स में हैं, आपके स्थानीय जो परिवेश है उस पर लोग आएंगे, चले जाएंगे। फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते थे। हाँ, वो उस टाइम में काफ़ी बड़ा एपेक्स सेंटर था। चीनी यात्री फाहियान भी वहाँ आया था, और भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। और नालंदा इसलिए भी सेंटर बना क्योंकि हिंदी भाषी भी था, वहाँ पर गणित भी सिखाई जाती थी, व्याकरण भी सिखाई जाती थी। तो वो किसी एक ऐसी चीज़ के लिए नहीं फेमस है कि मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कोई विषय वस्तु विशेष नहीं। उन्होंने हर तरह की चीज़ें करी। आपको वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में पता होगा। उस ज़माने में जब पूरी दुनिया में हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के मत्थे नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनके पास यूनिक थी। जैसे उनके पास सभी धर्मों की लगभग पांडुलिपियाँ सुरक्षित थी। माना जाता है कि भारत के जितने भी कलाकृतियाँ हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनकी प्रतिलिपि थी उनके पास, और उनकी प्रतिलिपि वहाँ पर से ही पूरे देश में भेजी जाती थी। प्रतिलिपि जहाँ पर बन रही है तो निश्चित रूप से उनका स्टोरेज काफ़ी अच्छा रहा होगा। उनकी जो पुस्तकालय वगैरह था वो लगभग बिगेस्ट लाइब्रेरी। हाँ, बिगेस्ट लाइब्रेरी थी उस टाइम पे। लगभग 10,000 छात्र थे और 2,000 टीचर थे। छात्र शिक्षक का अनुपात भी अगर आप देखिए तो काफ़ी हेल्दी था। एक छात्र पर काफ़ी लोग ध्यान देने वाले थे। और 3 मंजिली की वो लाइब्रेरी थी। जब तक वो चली, बहुत अच्छे से चली। और जब लोगों को लगा कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो एक देश को एक सूत्र में बांध सकती है, देश को एक नई दिशा दे सकती है, क्योंकि भारत की जो मेंटल पावर है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो इतनी अच्छी हो चुकी थी उस टाइम पे उस विश्वविद्यालय के थ्रू कि जो बाहरी आक्रांता थे उनको उस चीज़ से भय लगा। इसीलिए उन्होंने नालंदा को टारगेट किया। तो ये वजह है कि नालंदा इतना ज़्यादा फेमस, नालंदा अपने नॉलेज की वजह से फेमस हुआ, बट नालंदा नॉलेज की वजह से ही टारगेट पे आ गया। और तक्षशिला? तक्षशिला भी इसी तरह है। तक्षशिला क्योंकि आर्यों का उद्गम स्थान
वहाँ से, उस क्षेत्र से माना जाता है। वहीं से वो एक, आप देखेंगे अगर नक्शे के हिसाब से भी, तो वो क्षेत्र अरब के थ्रू आने के लिए हिंदुकुश पर्वत के पास का एरिया है, वो भी एक एंट्री पॉइंट है भारत के लिए। तो भारत में जहाँ पे एंट्रीज़ हैं वो डेवलप होंगी, वहाँ पर कई संस्कृतियों का समावेश होगा, और जब संस्कृतियों का समावेश होगा तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि वहाँ पर जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिलेंगी तो वो एपिक सेंटर बनेगा, शिक्षा वहाँ पर ज़रूर बढ़ेगी। आप वर्तमान समय में भी देख लीजिए, आप जितने भी बड़ी सिटीज़ हैं, पोर्ट सिटीज़ हैं, अच्छी डेवलप हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो बाहरी संस्कृतियाँ आके आपके साथ रहती हैं, जुड़ती हैं, हम और आप नई चीज़ें उनसे सीखते हैं, इसलिए वो जगह ज़्यादा डेवलप होती हैं। तक्षशिला भी उसी कैटेगरी में है। नालंदा, क्योंकि विश्व भर में बौद्ध का भी काफ़ी ज़्यादा उद्गम माना जाता है। तो इनका ओरिजिन कहाँ से आता है मेनली, दोनों का ओरिजिन शिक्षा है, जहाँ पर शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हैं, उन्होंने यहाँ पर वो किया। और नालंदा के बारे में तो गुप्त साम्राज्य से हुआ, कुमारगुप्त ने उसको फंडिंग करी और उसको बनवाया। उस ज़माने में भी वो 3 मंजिले की लाइब्रेरी, जिसको जब बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, तब वो कहा जाता है कि कई महीने वो लाइब्रेरी जलती रही। तब आप समझ सकते हैं कि 6 महीने, हाँ, लगभग 6 महीने। तब आप ये समझ लीजिए कि वो कितना भंडार रहा होगा कि कोई एक बिल्डिंग जलाई जाती है और वो 6 महीने तक जलती रहती है। जब इतने लंबे समय पर कोई चीज़ जलती है, तब आप सोचिए कि हमको कितने रूट लेवल पे जाके नष्ट करने की कोशिश की गई थी। फिर भी संस्कृतियाँ नष्ट इतनी आसानी से नहीं होती, वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। उस टाइम जो टीचर स्टूडेंट्स का जो रिलेशन था वो आज के जैसा ही था या फिर उससे डिफरेंट था काफ़ी? देखिए, आवासीय विद्यालयों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो आप टीचर स्टूडेंट से ऊपर उठ के देखेंगे तो वो एक परिवार की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। परिवार की तरह एक दूसरे को ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने गुरु के साथ चीज़ें करनी होती हैं। जैसे आपके गुरु उठते हैं, जैसे जैसे प्रक्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, आपको उनके साथ साथ रहना होता है। आज की डेट में स्कूल एजुकेशन फॉर्मल है थोड़ा सा, और फॉर्मल होने के साथ, क्योंकि हर जगह परिस्थितियां बदलती रहती हैं धीरे धीरे, तो जहाँ पे आवासीय हैं वहाँ पर आप छात्र शिक्षक का जो एक रिश्ता बनाने की बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माँ बाप के बाद अगर बच्चा किसी से सीखता है तो अपने गुरु से सीखता है। तो निश्चित रूप से गुरु को एक ऐसा उनके साथ रिलेशन बनाना चाहिए जहाँ बच्चे को अपनत्व लगे, उसको फील आए कि नहीं, मैं अगर इनसे कुछ कहूँगा, मैं अगर इनसे कुछ पूछूंगा, तो उसको भय का ना रहे, उसके अंदर संकोच ना रहे, वो बिल्कुल सहज प्रवृत्ति के साथ जाए। अगर एक बच्चा एक टीचर को ये बोल सकता है कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं है। नए किसी रिश्तेदार के घर में आप जाएंगे, आपका पारिवारिक कोई संबंधी जन है, आप कहीं भी जाएंगे, आप ये देखेंगे कि बच्चा वहाँ जाकर थोड़ा सा माहौल में घुलने मिलने की कोशिश करता है। कई बार वो घुल मिल भी जाता है, बट कई बार नहीं घुल मिल जाता। और ये डिपेंड करता है आपके संबंधी जन के ऊपर कि वो बच्चे को कितना अच्छा माहौल दे पा रहे हैं। एक शिक्षक की, मेरे हिसाब से एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके पास अगर आया है तो वो पूरी तरह से भय मुक्त होकर आए। आप अपनी कक्षा का, अपने विद्यालय का, अपने स्वयं का जो वातावरण बनाए, जो व्यवहार बनाए, वो ऐसा हो कि बालक आपके प्रति संकोच ना रखे। क्या टाइम पीरियड होता था तब तक स्टूडेंट्स उनके पास ही रहते थे, सोते उठते जागते? हम किस चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जैसे आज के ग्रेजुएशन का टाइम, अगर मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन एक मोटा ले लिया कि 3 साल या 4 साल की आपकी डिग्री है, आप उस पर करने जा रहे हैं, तो आप 4 साल तक तो मतलब एक कोर्स में हैं। 4 साल तक आपके शिक्षक के साथ आपके संबंध कैसे हों? वो संबंध ऐसे ना हो कि वो सिर्फ 4 साल के लिए ही रहें, वो संबंध ऐसे हों कि एक बार आप उन संबंधों को जी लें तो फिर आपको फर्क नहीं पड़े कि वो सामने हैं आपके या आपके पीठ पीछे है, आप उन संबंधों को हमेशा जीवित रखते हैं। जैसे एक शिक्षक के तौर पे अगर मैं कहूँ, अगर कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट रहा है तो वो हमेशा मेरे लिए स्टूडेंट रहेगा। मैं उसको उसी नज़र से देखता हूँ कि ये मुझसे कभी भी किसी भी विषय में कुछ पूछेगा, कुछ मुझसे कहेगा, तो अगर मेरी क्षमता है तो मैं उसका निश्चित रूप से निराकरण करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ दूँ उसे, कि ऐसा नहीं। हमेशा आपके पास जवाब नहीं होंगे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है तो आप प्रयास करिए कि आप जवाब ढूंढ के उसे बताएं। शिक्षक का जो काम है वर्तमान समय में, वो काम यही है कि हम उनको बताएं कि आपको आगे की दिशा में करना क्या है। तो इंडिया में एक्सेसिबल कितना हुआ है उस टाइम से लेके अभी तक एजुकेशन, रूरल से लेके अर्बन तक? देखिए, रूरल और अर्बन में डिफरेंस आप जानना चाहेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं,
परिस्थितियाँ जो आपका शहरी क्षेत्र है, ठीक है, उसके जो वातावरण में जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं। जो ग्रामीण सेक्टर है वहाँ की चुनौतियाँ कुछ अलग हैं। ग्रामीण सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एक चुनौती है, धीरे धीरे गवर्नमेंट उनके साथ जा रही है, दूर कर रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पर है, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दुर्गम हैं, निर्जन हैं, तो ऐसी जगहों पर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में, शिक्षा के मामले में अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, आप एक क्लिक पर भी सब कुछ सीख सकते हैं। गवर्नमेंट आपको हर 3 किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर में विद्यालय भी प्रोवाइड करा रही है। तो इस तरह से अगर आप रिलेशन में जाएंगे गवर्नमेंट के लिए, छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, तो वो एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम को हमारा जो देश है, जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि हम हर बच्चे तक अपनी पहुंच बनाए पाए। तो उस लिहाज से अभी जो वर्तमान में काम किए जा रहे हैं सही दिशा में चल रहे हैं। काम में तेज़ी भी लाई जा सकती है, काम कभी कभी कुछ वजहों से धीमे हो सकते हैं, तो ये अपना अलग मुद्दा है। लेकिन पहले की जो परिस्थितियाँ थीं और आज की जो वर्तमान सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन आया है। पहले शिक्षक बेस्ड हो जाता था, बट अब छात्र आधारित हम लोग चीज़ें करवाते हैं। आरटी एक्ट के बारे में कुछ बताइए। आरटी एक्ट भारत सरकार के द्वारा 2002 में लागू किया गया था, और ये ऐसा मानवाधिकार दिया गया कि हमारे देश का कोई भी बच्चा सिर्फ इस वजह से ना पीछे रह पाए कि वो गरीब है या वो सक्षम नहीं है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के सारे बच्चों को मिले, वो बच्चा पढ़े, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी परिस्थिति का हो, उसकी पहुंच स्कूल तक जाए, हम उसको मुख्य धारा से जोड़ सकें। और मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा ही वो वर्तमान समय में एक, आप कह सकें, टूल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, जिससे आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट का सोचने का तरीका है राइट टू एजुकेशन देने का, तो उसके पीछे यही अवधारणा रही है कि आप हर बच्चे को शिक्षित करें, वो बच्चा अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार सीखे और चीज़ों को जाने। इसके लिए कई सारी उपबंध भी लगाए गए हैं, धाराएं भी बनाई गई हैं, तो उन्हीं धाराओं पर, उन्हीं उपबंधों पर चीज़ें चलती हैं। जैसे कि कौन कौन सी? जैसे इनको मूल अधिकार में जब शामिल किया गया, तब उसमें पहले ये था कि हम उम्र देखते थे, उम्र हमारे पास किस उम्र का बच्चा आना चाहिए। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया लागू किया कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। तो जो आरटीए का मूल है वो है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कोई बच्चा हमारा छूट ना पाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए गवर्नमेंट वीईआर सर्वे देती है कि आपके क्षेत्र में इतने इतने बच्चे इस उम्र के हैं, आप जाइए उनसे संपर्क करिए, उनको विद्यालय में लाने का प्रयास करिए, अपने विद्यालय में नामांकित करिए। अगर वो बच्चा पलायन की स्थिति में है तो उनके माँ बाप से बात करके या इधर उधर से बात करके आप उनको वापस शिक्षा की तरफ ले आएँ। तो ये इसके लिए टीचर्स को भी आसानी रहेगी, और उस क्षेत्र की जो पिछड़ापन है या जो वो मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहा है, वो उस तरह से भी शामिल हो जाएगा। रूरल एरियाज़ में ड्रॉप आउट रेट इतने ज़्यादा होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका रीज़न क्या है? देखिए, ड्रॉप आउट्स की समस्या हर स्टेज पे अलग अलग हो सकती है। जैसे प्राइमरी पर आपको ड्रॉप आउट्स कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, और ये बालिका शिक्षा पर भी है, बालक शिक्षा पर भी है। ऐसा इसलिए होता है कि जो प्राइमरी के लेवल पे बच्चे आते हैं वो हमारे पास आते हैं 6 से 10-12 साल तक के, 1 से 5 तक में। 1 से 5 तक के बच्चों में क्या रहता है कि हम लोग उनसे शारीरिक श्रम उतना अच्छा नहीं करवा सकते। 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो पलायन में कम जाते हैं, तो उनका ड्रॉप आउट आप देखोगे हर राज्य सरकार का अलग अलग है। मध्य प्रदेश का उठा लीजिए आप, उत्तर प्रदेश को उठा लीजिए, तो उनमें ड्रॉप आउट्स रेट प्राइमरी में आपको कम मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो बालक इतना एडल्ट हो जाए कि वो काम कर सकता है, तो फिर वो पलायन का दर बढ़ता है, और जहाँ जिस क्षेत्र में पलायन का दर बढ़ेगा आपको ड्रॉप आउट देखने को ही मिलेगा। और ये किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, ये पूरे देश में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको वो ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा। तो फ्री एजुकेशन तक वो ड्रॉप आउट रेट नहीं रहता है, उसके बाद वो एकदम से जैसे पेड एजुकेशन आने लगती है, आफ्टर 8th आती थी पहले। हाँ, नहीं, फ्री एजुकेशन तो उन्होंने पूरा दिया कि आप तो निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन निःशुल्क पढ़ाने के साथ साथ एक दिक्कत आती है रोज़गार की। अगर माँ बाप इतना सक्षम हैं
कि परिवार का पेट पाल रहे हैं, तो वो ड्रॉप आउट कम है। जहाँ कृषि है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ परिवार सहित पलायन हो रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए ईंट उद्योग में, आपने देखा होगा ईंट उद्योग में पूरा का पूरा परिवार लगा रहता है, छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बच्चे भी रहते हैं, माता पिता सब रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस आता है जिसमें काफ़ी लेबर लगते हैं, काफ़ी मैन पावर लगती है। और तो इन सब उद्योगों में ऐसे है जहाँ सारे बच्चे काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों की क्षमता पर ये आधारित करता है, क्योंकि छोटे बच्चों से ज़्यादा काम हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पर ड्रॉप आउट लगभग कम है। लेकिन बाकी जगहों पे जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो एक माँ बाप की उम्मीद रहती है कि थोड़ा सा ये हमारा सहयोग करें, और इस वजह से वो ड्रॉप आउट धीरे धीरे आपको हायर एजुकेशन में बढ़ता मिलेगा। आपको 9th में, आपको कॉलेज टाइम में, पोस्ट कॉलेज में ये दिक्कतें आएंगी। प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें डिफरेंस क्या है? एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? पढ़ाने के तरीके में, टीचर्स के इंटरेक्ट करने में, या फिर बच्चों को सिखाने में मेनली क्या डिफरेंस है उसमें? और क्या लूप होल्स आपको लगते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की जो एजुकेशन है उसमें? देखिए, लूप होल्स की तो बात, लूप होल्स लगभग सब जगह की होंगे, बट प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के लिए मैं बताना चाहूँगा। प्राइवेट स्कूल जो आपके होते हैं वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी से चलते हैं, उनको मैनेज करने के तरीके अलग होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की स्कीम पर चलते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन है, हमें हर एक बच्चे को एजुकेशन देना ही देना है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है, हमारे यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दें। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस वजह से छूट जाए क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कम या ज़्यादा हो। हमें फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए रखी हैं, और हमारे यहाँ तो 100% ही है। तो वहाँ पर अगर कुछ डिफरेंस आता भी है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस उसको हम मानते नहीं हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में एक चीज़ ये भी फेमस है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पढ़ाने के अलावा बहुत कुछ करते हैं। वो वर्किंग आवर के ऊपर होता है, वो सारे काम स्कूली शिक्षा के उपरांत हम लोग करते हैं। हाँ, कुछ जगह ये हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है और हम लोगों को कहीं कहीं छात्र शिक्षक अनुपात में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि 1 to 5th में टीचर्स की संख्या 2 से 3 होती है, और अगर आप प्राइवेट स्कूलों में देखोगे तो 1 to 5th में, एक मैंने मोटा मोटा अंदाज़ा लिया है, 1 to 5th में लगभग 6 से 7 टीचर होते हैं जो अलग अलग तरीके से हर क्लास वाइज मर्ज रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मल्टी क्लास चला सकते हैं। 1-2 में एक टीचर, और 2 से 3rd और 4th में एक टीचर, 5th के लिए अलग टीचर। तो ये बैठक व्यवस्था और छात्र शिक्षक अनुपात पर डिपेंड करता है। वहीं पर थोड़ा सा अपर हैंड रहता है प्राइवेट टीचर्स को कि उनके पास सिलेक्टेड प्रोसेस से बच्चे हैं, हमारे पास कोई फ़िल्टर नहीं है। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक समान है हमारे लिए, हम उनमें कोई ऊंच नीच का दर्जा नहीं देते। हम उनको अपनी क्षमता के अनुसार, राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार पढ़ाते हैं। बच्चे यहाँ पर सीखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बच्चा, आप वर्तमान समय में देखिए आपको जेईई और नीट निकालने वालों में बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट स्कूलों से अब आ रहे हैं। तो राज्य सरकारें वित्तीय पोषित भी करती हैं, टीचर्स को ट्रेंड भी करती हैं। आपके एनसीएफ जो आए हुए हैं अभी एनईपी के थ्रू, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए अलग से एनसीएफ है। तो उसमें हम लोगों को समय समय पर जो चेंजेस होते हैं, कि कभी होता है कि कोई नई क्रिया विधि आ गई है, कोई नई शिक्षण विधि आ गई है, तो हमको वो ट्रेनिंग समय समय पर दी जाती है। हर ब्लॉक पे, हर जनपद शिक्षा केंद्र पर इसकी व्यवस्था रहती है, और हम लोग उसको लेके फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो टीचिंग अब एक ऐसा हो गया है कि आपको हर 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर 2 से 3 नई शिक्षण विधियाँ मिल जाएंगी, और आप अपने विवेक के अनुसार जो आपकी कक्षा को सूट करेगा आप उसमें आराम से इम्प्लीमेंट करिए। तो प्राइवेट स्कूल्स में ये सब नहीं होता? प्राइवेट स्कूल में होता है, टीचर तो सब जगह वही हैं, टीचर्स वही लोग हैं, कोई गवर्नमेंट में है कोई प्राइवेट में है, ठीक है। वो एज अ टीचर है, हो सकता है किसी गवर्नमेंट टीचर की स्किल इतनी अच्छी हो कि वो प्राइवेट वाले से अच्छा पढ़ाता हो, किसी प्राइवेट टीचर की इतनी अच्छी स्किल हो कि वो गवर्नमेंट वाले को भी फेल करता हो। तो ये इंडिविजुअल होता है कि आपके बच्चे आपसे कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझने के ऊपर है कि आप
अपनी बात समझा कितने अच्छे से पा रहे हैं। अगर आप समझा पा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ पा रहा है, तो आपका पढ़ाया हुआ ठीक है, भले ही आप कितने अच्छे। जैसे अभी बीएड और बीटीसी वाला हिस्सा चल रहा था, तो एक टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि छोटे क्लास के बच्चों के लिए अलग डिग्री रखेंगे, बड़े क्लास के बच्चों के लिए अलग डिग्री रखेंगे, क्योंकि वो सारा खेल होता है स्तर पर पहुंचकर सिखाने का। तो कई बार होता है कि कुछ शिक्षक बच्चों के स्तर पर पहुंच पाते हैं, कुछ शिक्षक नहीं पहुंच पाते। तो वो जो शिक्षक, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, अगर वो उस स्तर को टच कर पा रहा है तो निश्चित रूप से वो उसने शिक्षा पर तो काम बहुत अच्छा किया हुआ। 5+3+3+4 इसके बारे में मुझे बताओ कुछ। हाँ, देखिए, ये आपकी जो NEP 2020 आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर लिया गया है शिक्षा के लिए। इसमें जो शुरुआत के 5 साल दिए गए हैं वो फंडामेंटल स्टेज के लिए हैं, बुनियादी स्टेज के लिए हैं। और उस स्तर पर आपके शुरुआत के 3 साल नर्सरी, KG1, KG2, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, तो ये शुरुआत के 5 साल हैं आपके। इस 5 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं है पेपर वाइज कि छमाही एग्ज़ाम होंगे, कोई बुक्स भी नहीं है। बुक्स हैं। इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, मैं मध्य प्रदेश सरकार के उसमें से रेफरेंस से बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो वर्क बुक आती है, जो हमारी टेक्स्ट बुक आती है, उसमें असेसमेंट दिए हुए हैं। हमें दैनिक भी करना है, डेली वाइज भी करते हैं, हम साप्ताहिक भी करते हैं। उसके बाद हम 3 महीने पे 10वें सप्ताह में, उनमें 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह में आवधिक आकलन दिया हुआ है। मतलब हमने 1 से लेकर के 9 सप्ताह तक क्या पढ़ा है, वो हम उसकी जांच 10वें आवधिक आकलन में कर सकते हैं, जो आपका पहला आवधिक आकलन। फिर उसके बाद 1 से 19 सप्ताह तक में हमारे बच्चे ने क्या सीखा है, वो हम दूसरे आवधिक आकलन यानी 20वें सप्ताह में कर सकते हैं। और 1 से लेकर 29 तक की जो भी हमने अवधारणाएं बच्चों को सिखाई हैं, वो 30वें सप्ताह में हम पता कर सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल स्टेज है आपकी, प्री प्राइमरी 1, 2, नर्सरी, ये सब, इसमें इसको हम फाउंडेशनल स्टेज के थ्रू पीछे वाले 10+2, और इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, और इसके क्वालिटीज़ क्या हैं? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बनाई गई है। हम जैसे 6 साल में हमारा बच्चा पहुंचता है, तो 6 साल में हमने पहली में एडमिशन लिया है। तो जब हम पहली में एडमिशन लेते हैं तो एक हमारे पास चुनौती आती है कि हमको उसको पहली क्लास में पेंसिल पकड़ना बताना होता है, हमको उसको स्कूल में बैठने के तरीके बताने होते हैं। हम उसको एक माहौल में, ऐसे फॉर्मल माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं जहाँ वो पहले नहीं गया हुआ होता है। NEP 2020 में ये कहा गया है कि बच्चे को आप नर्सरी से भेजिए, नर्सरी में वो जाएगा, उसके लिए कोई काम नहीं है कि उसको कुछ फॉर्मल एजुकेशन देनी, वो जाए, उस माहौल को देखे कि स्कूल भी कोई एक जगह होती है, क्योंकि घर से आया वो बालक रहता है, तो 3 से लेके 5 साल तक का बालक है, वो आए, कम से कम एक एटमॉस्फेयर में आए कि उसको बैठना है, उसको वहाँ जाना है, उसको बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ खेलना है, वो सहपाठियों के साथ खेले, हम लोग खुश हैं। उसको कोई फॉर्मल काम नहीं दिया जा रहा कि आप ये बनाओ, आप नहीं, कुछ नहीं है। उनके लिए कोर्स डिज़ाइन है, कुछ एक वर्क बुक्स हैं, कहीं पे आपको पेंटिंग बनानी है, कहीं पे उस पेंटिंग पे आउटलाइन करनी है, कहीं पे सर्कल बनाना है। वो हर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं है, वो ऐसा डिवाइड है कि आप अपने इन्वायरमेंट से, अपनी आसपास की चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उसको करिए, उसको सीखिए, ठीक है। उसके बाद जब वो KG1 में आता है, तब हम उसको थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाते हैं। फिर KG2 में आता है तो थोड़ा सा और फॉर्मल करते हैं। और ये राज्य सरकार की इसमें, केंद्र सरकार की इसमें गाइडलाइंस हैं, और इनके सबके वो बने हुए हैं, निर्देश साफ साफ दिए हुए हैं कि आपको कितना क्या कराना है। जब बच्चा हमारा पहली कक्षा में आता है, तब एटलीस्ट उसको हमें पेन पकड़ना नहीं बताना पड़े, इसमें हमें थोड़ी सी आसानी होती है। तो जो अब उन्होंने डिवाइड किया है, वो ये तो हो गया फंडामेंटल स्टेज। फिर हम आते हैं 5+3+3+4 में। जो फर्स्ट वाला 3 आता है वो होता है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ अब हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होते हैं, बच्चे को एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाता है कि नहीं, आपने इतना सीखा है, तो आपने क्या सीखा है, हम उसका आकलन कर रहे हैं। तब वहाँ से फिर हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम शुरू होते हैं। तो कक्षा तीसरी से लेके 12वीं तक का जो है वो स्कूल एजुकेशन होता है।
जहाँ पे हम फॉर्मल तरीके से उनको बताते हैं कि आपको कक्षा में जाना है, आपको इतने टाइम पे ये कोर्स है आपका, आपको इसको पूरा करना चाहिए, आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और NEP का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारा बच्चा कितनी तार्किकता के साथ चीज़ों को सोच सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग कितने इनोवेटिव तरीके से देख सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद का जो 3 आपका है वो मिडिल के लिए 6 to 8, और जो लास्ट का 4 है वो 9 to 12 के लिए है। तो पहले 10+2 की बात होती थी, अब उसको थोड़ा सा और डीप पे जाके 5+3+3+4 पे कर दिया गया है, ताकि हम हर स्टेज के जो हमारे लक्ष्य हैं हम उनको डिसाइड करें, उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करें, और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद हम उनको ये बता सकें कि हाँ हमने इतना आकलन कर लिया है, हमारे बच्चे से इतना बनने लगा है। तो ये है उसका 5+3+3 का कॉन्सेप्ट। लास्ट 3+4 को मेरे को थोड़ा एलैबोरेट करो। लास्ट 3 में जो मिडिल है, देश में एक सर्वे होता है NAS का, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, कि वो 3री कक्षा पे, 6वीं कक्षा पे और 9वीं कक्षा पे होता है। ठीक है, उस पे देश भर के पूरे स्कूल लिए जाते हैं, गवर्नमेंट बॉडी भी होती हैं, गवर्नमेंट एडेड भी होती हैं, और प्राइवेट स्कूल भी लेते हैं। सर्कुलर जारी होता है, हमें पहले से नहीं पता होता कि उसमें कौन से स्कूल आएंगे या कौन से स्कूल नहीं आएंगे। हमको बताया जाता है कि NAS अभी पिछले साल हुआ था नवंबर में, उसकी जब हम तैयारी करवाते हैं तो हमें अलग से पुस्तिकाएं मिलती हैं, अलग से हमें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि आप, हमारा जो कक्षा 3 का बच्चा है जो फाउंडेशन स्टेज के बाद आया है ना, हमारा जो बच्चा है जो प्रिपरेटरी स्टेज के बाद मिडिल में आया है, ठीक है, हमारा जो बच्चा है जो मिडिल स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में आ रहा है, 9 to 12 के लिए आ रहा है। पहले भी तो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हो रहा था, ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट ये 2015-15 से भी शुरू है। तो ये उतनी गति नहीं, कोविड बीच में आ गया तो थोड़ा सा उसमें ढिलाई आई है। तो ये होते रहते हैं समय समय पर। इनमें हम ये देखते हैं कि हमारे देश के जो कक्षा 3री के सारे बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है। जो हमारे देश का रेशियो है वो राज्य के रेशियो से ऊपर है या नीचे है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कक्षा 3री में जो गया है उसने कितना सीखा है, उसके लिए यही चीज़ हम मिडिल वाली क्लास में जाने के पहले भी करते हैं, और यही चीज़ हम 9th में जाने वाले बच्चे के साथ भी करते हैं कि कम से कम हमारा वो जो रेशियो, हमने जो सिखाने का प्रयत्न किया था वो हम सिखा पाए हैं या नहीं, और अगर नहीं सिखा पाए हैं तो वो हमारे पास फिर असेसमेंट के रिजल्ट आते हैं। तो स्ट्रीम बेस्ड कुछ भी नहीं है? नहीं, स्ट्रीम बेस्ड नहीं है, सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिक आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट पे होता है, और उन सब्जेक्ट पे भी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, जैसे आप मान के चलिए, ये आपने भी गौर करा होगा अपने आसपास में कि आपके यहाँ जो बालक आता है, अगर आपने उसको सीधे सीधे जोड़ने के लिए सवाल दिया होगा, ठीक है, अगर आपने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है कि 5+2 जोड़ दो तुम, और आप उसको बता दो कि आपको इसमें जोड़ना है, वो आपसे पूछेगा सर इसमें जोड़ना है, आपने उसको बता दिया हाँ जोड़ना है, तो वो जोड़ के आपको करेक्ट आंसर दे देगा। बट अगर उसमें लैंग्वेज ऐड हो जाए, जैसे हमारे समय पे जो एक प्रश्न चलते थे कि आपके पास 2 पेंसिल हैं, आपकी मम्मी ने आपको 5 पेंसिल और दे दी, अब आपके पास कितनी पेंसिल हो गई, यहाँ पर बच्चे अटकते हैं। क्यों अटकते हैं? क्योंकि वो उस लैंग्वेज को पढ़ने में उनको भी दिक्कत आती है, फिर पढ़ने के बाद भी कई बार वो समझ नहीं पाते। ये सारी तो देखो हो गई फॉर्मल बातें। अब मेरे को आप ये बताओ, क्लासरूम में आप ओवर एक्टिव बच्चे को कैसे टैकल करते हो? अब ये है असली प्रश्न। ओवर एक्टिव बच्चा अगर एक्टिव नहीं है तो दिक्कत है। ओवर एक्टिव की दिक्कत नहीं है। जो बच्चा ओवर एक्टिव है वो हमें पता है कि इसकी एनर्जी हमें सही जगह पे लगानी है। दिक्कत आती है उन बच्चों पर जो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, जो आपके साथ घुलना ही नहीं चाहते। अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में आपके 18 बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन 2 बच्चे नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप उन 2 बच्चों को ड्रॉप करके बाकी 18 का रिजल्ट अच्छा करोगे या बाकी 18 के मत्थे चले जाओगे, तो वो सही नहीं है। आपकी क्लास ऐसी होनी चाहिए कि आपके सारे के सारे बच्चे आपसे इंटरेक्ट करें, और उसके लिए आपको कुछ मेथड्स अपनाने होते हैं। जैसे टीचिंग में कोल्ड कॉलिंग आती है। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग ये होता है कि आप, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, जो क्लास के बच्चे आगे बैठे रहते हैं, आप कुछ बोलो तो तुरंत हाथ उठाते हैं या आगे आगे करते हैं, बट जो बच्चे पीछे रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को बैकवर्ड फील करने लगते हैं। वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, पीछे बैठ रहे हैं उनका क्या? हाँ, जो अपने मन से पीछे बैठ रहे हैं
तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में जितने बच्चे, मेथड तो उसके बहुत सारे हैं। कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये है कि आप किसी स्पेसिफिक बच्चे से ना पूछ के अपनी क्लास में सारे बच्चों को इन्वॉल्व करें। आप बैक बेंचर थे? हाँ बैक बेंचर आज तो ट्रेंड हो गया बैक बेंचर बोलना, बट क्या है कि बैक बेंचर होने का मेरा कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुझसे पूछे ना या कुछ ना हो, मुझे दूर से ज़्यादा अच्छा दिखता है तो मैं चीज़ें तभी समझ पाता हूँ जब मैं थोड़ा डिस्टेंस में होकर बैठूँ कि मतलब हाँ अब मुझे मेरा विज़न क्लियर सा होता है। हो सकता है कि मैं 6 महीने किसी दोस्त बंदे से बात ना करूँ, वो मेरी ही क्लास में हो, 6 महीने मैंने उससे कोई बात नहीं किया, और अगले 10 साल से वो मेरा दोस्त हो। मेरे कुछ एक दोस्त ऐसे हैं जो हम 6 महीने हम लोगों ने बात नहीं की थी और बाद में आज उनसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो बैक बेंचर्स की कहानी अलग है, सबके पास अपनी अपनी स्टोरी है। टॉपिक पर आते हैं हम कोल्ड कॉलिंग की मैं बात कर रहा था। कोल्ड कॉलिंग में आप बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ करिए। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं आपके पास छोटी छोटी सी, उन पे सारे बच्चों के नाम लिखिए, और जब आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम ना लेकर उन्हीं बच्चों में से किसी को भी रैंडमली स्टिक्स पिक करवा के, वो किसी भी बच्चे से आप स्टिक पिक करवा लीजिए, जिसका नाम होगा वो जवाब देगा। ये मेथड वैसा ही है जैसे हाथ उठाने वाला होता है। अब सबके हाथ उठ रहे हैं तो हम किसका कह दें? मान लीजिए आपने स्टिक्स नहीं यूज़ करा, तो फिर आपके पास कलर कॉम्बिनेशन आता है। कोई ऐसा बालक होगा जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी है, हो सकता है सारे बच्चे ड्रेस में आ गए हों, जरूरी नहीं है। फिर अगर सारे बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं, आपका स्कूल बहुत अच्छा है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जिसके पास पानी की बॉटल है, जिसके पास थर्मस है, तो इन सब चीज़ों से मतलब रैंडमली आपको कुछ एक चीज़ ऐसी पिक करनी है कि आपके पास उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपका हर बच्चा अवेलेबल हो। इससे दो चीज़ें होती हैं। जो बैक बेंचर्स अपने आप को घोषित करते हैं उनमें डर का माहौल रहता है कि भाई अब हमारा नाम आ सकता है। दूसरा ये होता है कि जो आगे वाले बच्चे थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होते हैं ना, वो थोड़ा सा टीम वर्क में चले जाते हैं कि चलो भाई हमारा नंबर आएगा इसमें, तो वो उम्मीद होती है कि नहीं नंबर आएगा तो सर फिर मैं अपनी बात रख पाऊँगा। एक तो ये हो गया, कोल्ड कॉलिंग हो गई। उसके बाद हो गई थिंक पेयर शेयर। जैसे आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, अपने आप को बाकी बच्चों से अलग महसूस कर रहा है, तो अब आप एक काम करिए, ग्रुप्स बनवा दीजिए बच्चों के। आप एक कोई क्वेश्चन दीजिए, कोई एक टॉपिक दीजिए, बच्चों के रैंडमली ग्रुप्स बना दीजिए। 2 बच्चों के ग्रुप्स बना दिए, अब थिंक उनको सोचने का मौका दीजिए। स्पेसिफाई करके ग्रुप बनाते हो या फिर कि हाँ एक वीक बच्चा रहेगा? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप्स बनते हैं हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग बनते हैं। अगर मैं आकलन के बाद सीखने का मुझे आकलन करना है तब मैं कुछ और ग्रुप्स बनाता हूँ। अगर मुझे चर्चा करवानी है तो मैं किसी और तरीके से ग्रुप बनवाता हूँ। अगर मुझे खेल खिलाना है, हम लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जैसे कि आपने मान लीजिए कोई आपको गेम करवाना है। अब इसके लिए मैं बता दूं, फ्लोर गेम्स सरकारों ने डेवलप किए हुए हैं। अब फ्लोर गेम्स में क्रिकेट एक गेम है, उसमें हम लोग गेम्स क्रिकेट खेलते हैं तो सीधे वैसे आता है। मैथ सब्जेक्ट में है वो गेम, और आप उसमें ये कर सकते हैं कि एक बड़ा सा चार्ट है, वो करीब 8 बाई 8 का चार्ट है, और उस पे खाने बने हुए हैं 1 से लेके 100 तक के। अब उसमें 2 टीम्स बन सकती हैं। पहला पर्पस, 5-5 की टीम आप डिवाइड कर देंगे तो आपके 10 बच्चे एक जगह पर खेल लेंगे। तो ये जो बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं कि मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है या फिर बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो खेल में किस बच्चे का मन नहीं लगेगा? सबका मन लगेगा। इसीलिए खेल खेल आधारित शिक्षा है। तो उस पर हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को लेते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हैं, वो सारे बच्चे आपस में खेलते हैं। तो ये तो हमारा खेल का पर्पज़ हो गया कि अगर हमको एक्टिविटी करानी है प्लस हमारा बच्चा सब्जेक्ट भी सीखता रहे, मतलब वो जो खेल है उसका भी तो कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसे ही रैंडम हम खेलते रहेंगे तो रैंडम ना खिलवा करके कि आप अगर ऐसे ही कुछ भी करवा रहे नहीं, आप कुछ करवाइए। फ्लोर गेम्स है, उनका सहारा लीजिए, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी ठीक रहेगा, बच्चे भी सीखेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं, जैसे अभी तो पर्यावरण पे बातें चल रही थी, ठीक है। अभी एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किया था, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। उसमें सब बच्चों को मतलब पेड़ के साथ फ़ोटो अपलोड करनी थी। स्कूलों में अगर जगह है तो सबने करवाया है, जहाँ जगह नहीं है वहाँ हम लोगों ने किया है कि एक क्लास के बच्चे पेड़, हम बच्चे भी ले आते हैं, हम लोग भी अवेलेबल करा देते हैं। तो वो उनकी खुद से मर्जी होती है कि वो जगह डिसाइड करते हैं
वो वहाँ पर गड्ढे वड्ढे बनाने के लिए हम लोगों को बताते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, और वो पूरी भागीदारी करते हैं। इससे क्या है, बच्चों सब वो क्लासरूम के बाहर भी हैं, प्लस वो सीख भी रहे हैं। तो को करिकुलम एक्टिविटी में इससे बहुत सारे काम आ जाते हैं जो हम बच्चों से करा भी लेते हैं, बच्चे उसमें खुशी खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। एक कोई जो आपने कंडक्ट करी हो? ये जो अभी एक पेड़ एक माँ के नाम की वाला, ये हमने करा है। उसके बाद जितने भी हमारे जयंतियाँ आती हैं, जैसे अभी कल परसों बलदाव जयंती पे था, उस पर प्रोग्राम करवा लिया। इसके पहले तुलसीदास जी की जयंती थी, उस पर करवा लिया। तो किसी का संप्रेषण अच्छा है, किसी का गायन अच्छा है, किसी का वाद्य अच्छा है, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया ही है, आपको भी पता है। पहले बात लड्डू पे चलती थी, अब तो वो उनको भी समझ आ गया कि जो भाग लेगा उसको ज़्यादा लड्डू मिलेगा। तो बच्चे करते रहते हैं, और ये अच्छा भी है। अगर आपकी क्लास का इन्वायरमेंट हेल्दी है तो आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और आपकी बस इतनी ही जिम्मेदारी है। आपके हिसाब से हेल्दी क्या है? मेरे हिसाब से है हेल्दी इंटरेक्शन। परफेक्ट बच्चा? परफेक्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। बच्चा आपका अपनी क्षमता, हर बच्चा यूनिक है। जरूरी नहीं है दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे है बिहेव करें। हमारे स्कूल में 2-3 बच्चे हैं जुड़वा हैं, एक बहुत एक्टिव है पढ़ाई में, दूसरा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है। दोनों हैं जुड़वा, बस दोनों के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। आपका हर बच्चा यूनिक है, और कोई एक मेथड दूसरे बच्चे को काम करेगा या नहीं करेगा, ये उस बच्चे के स्वभाव पर डिपेंड करता है। तो आपके पास शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, आप उनको अलग अलग तरीक़ों से सिखाइए। जिस बच्चे के लिए जो एक्टिविटीज़ अच्छी हो, जिस बच्चे के लिए जो को करिकुलम एक्टिविटी उसको इंटरेस्टिंग लगे, आप उसमें उसको दीजिए कि हाँ भाई करिए। वो तो वही बात हो गई ना कि हाथी कंपटीशन रखा गया जंगल में, और कंपटीशन था कि कौन कितनी जल्दी पेड़ पे चढ़ लेगा। अब हमने हाथी को कहा कि तुम चढ़ दो बरगद के पेड़ पे, तो ये तो फेयर नहीं होगा ना। ऐसा ही है, कोई सिचुएशन फेस करिए आपने जिसमें पेरेंट ने मना कराओ कि हाँ भाई हम अपने बच्चे को तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे, या गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहेंगे, वहाँ पे नहीं पढ़ने देंगे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ? देखिए, ये जब भी आप कहीं भी जाएंगे आपको शुरुआती फेज़ में दिक्कतें आएंगी। नई जगह पे हर टीचर्स को भी दिक्कत आती है, हर पेरेंट को भी दिक्कत आती है। इंस्टीड ऑफ उन्होंने प्राइवेट स्कूल चूज कराओ, ऐसा कोई इंसिडेंट? हमारे यहाँ थोड़ा सा प्राइवेट से लोग भाग करके गवर्नमेंट में ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है। आज की डेट में SMCs की बैठक होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में हम बैठते हैं, उनके बच्चों का पोर्टफोलियो बनाते हैं पूरा, उनको उनकी एक्टिविटीज़ से बताते हैं कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस ये है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके आसपास के लोग इन्फ्लुएंस होकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय में मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार का एग्जांपल लूँगा कि हमारे यहाँ जो सांदीपनी विद्यालय चलते हैं, उनमें लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन आ रहे हैं, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और बच्चे निश्चित रूप से सीख रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें पेरेंट ही अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ना डालना चाहता हो, प्राइवेट में डालना चाहता हो, देन फिर वो गवर्नमेंट में वापस आया हो? देखिए, हाँ, रिसेंट में एक हुआ था कि कुछ पेरेंट्स हैं जो पलायन करके चले जाते हैं, और फिर उनको वापस में आना होता है, तो 20 सत्र से लेना काफ़ी मुश्किल होता है उन बच्चों को। तो हमारे यहाँ एक है कि उनकी बच्ची है एक्चुअल में, वो काफ़ी टैलेंटेड है, मतलब को करिकुलम एक्टिविटी भी, एकेडमिक भी उसका बहुत अच्छा है, बट फैमिली बैकग्राउंड उतना सपोर्टिव नहीं था। ठीक है, तो ये जैसे आपके नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकलते हैं, तो हम लोग, क्योंकि हमें नामांकन करवाना होता है, हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, तो हम चाह रहे थे कि उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय का वो फॉर्म भर दें, हो सकता है बच्ची प्रवेश परीक्षा निकाल ले, हो जाए। तो शुरुआत में उनके पेरेंट ने कोई बहुत हम लोगों को पॉजिटिव सपोर्ट नहीं दिया कि अरे ठीक है, ऐसे ही है, चलने दीजिए, स्कूल तो जाती है। बाद में फिर हम लोगों ने बताया कि नवोदय विद्यालय के काफ़ी सारे उनको पॉजिटिव्स बताए, अपना नैरेटिव बताया कि आप उस स्कूल में जाएंगे, आप अच्छा सीखेंगे, आपको कई जगह भेजा जाएगा, एक्टिविटीज़ आपको कराई जाएंगी। फिर वो बच्ची इतनी मोटिवेटेड हुई, वो घर गई, उसने अपने पेरेंट्स से बात करी, उनको स्कूल लेके आई। हमने उनसे बोला था कि आप स्कूल ले आओ, हम लोग बाकी चीज़ें कर लेंगे।
फिर वो गई स्कूल लेके आई, उनके पेरेंट्स को हमने समझाया, फिर जब समझाया 2 दिन के अंदर वो फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि पेरेंट्स शुरुआती दौर पे तो नहीं राज़ी होते कि नहीं क्या करेंगे, यहीं पे करा देते हैं, कहीं किसी प्राइवेट में भेज देंगे। मेंटालिटी अभी वही है कि प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट ज़्यादा अच्छा है, हाँ, बट प्राइवेट ज़्यादा अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो गया, ये हो गया। लेकिन आप जब तक आप उनको गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रॉफिट्स हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, सारी चीज़ें नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं है, और लोगों का माइंडसेट भी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है। गवर्नमेंट टीचर की जो एक वैल्यू बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि ये जाके 3 कुर्सियों में बैठते हैं, एक में खुद बैठते हैं, दूसरे में पैर और तीसरे में बैग। ये हमारे यहाँ कहावत है कि गवर्नमेंट टीचर को 3 चेयर लगती है, एक में वो खुद बैठेगा, दूसरे में पैर रखेगा और तीसरे में बैग। ये आम जनमानस के दिमाग में जो बैठा हुआ है, थोड़ा सा इस नैरेटिव को तोड़ने की ज़रूरत है। आप जाइए अपने क्षेत्र के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जाइए, टीचर से बात करिए, वो टीचर आप ही के लिए हैं। वो टीचर ऐसा नहीं है, आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर से बात करेंगे वो कभी नहीं मना करेगा कि हम एडमिशन नहीं लेंगे या हमारी कोई दिक्कत है, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। आप जाइए उनसे बात करिए, जब आप बात करेंगे तो धीरे धीरे वो बादल हैं जो हमारे आपके बीच में वो छटेंगे और निश्चित रूप से आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। CBSE ने अभी जो शुगर बोर्ड्स हैं वो मैंडेट कर दिए हैं हर स्कूल में जुलाई 15 से फ्रॉम दिस ईयर। तो क्या लगता है आपको कि ये रूरल एरियाज़ में कैसे फैल सकता है, या कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है? सिर्फ शुगर ज़रूरी है या फिर और भी, जैसे कि ओवर प्रोसेस फूड्स हैं या उनकी अवेलेबिलिटी? हाँ, देखिए शुगर प्रोसेस पे तो उन्होंने एक स्टेप ले लिया कि शुगर बोर्ड तो आप लगाइए, ये तो अभी शुरुआत हुई है। जैसे निकोटिन वगैरह पे भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो CBSE ने ये किया है, और इसकी वजह ये है कि हम डायबिटीज़ की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कैंसर की तरफ तो कैंसर कैपिटल तक कह दिया जा रहा है इंडिया को। तो हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं जो बाद में हम लोगों को डिजास्टर झेलना पड़ेगा। शुगर का आज की डेट में कंटेंट ये है कि आप देखेंगे कि बच्चों में पैकेज्ड फूड भी उसी तेज़ी से बढ़ रहा है और शुगर भी उसी तेज़ी से बढ़ तो रही ये है। तो अवेलेबिलिटी पे रोक लगानी चाहिए ना, या फिर कम करना चाहिए? सरकार ने हर तरह के प्रयास कर लिए हैं, इन चीज़ों पर प्रयास चलते रहते हैं। ये कुछ ऐसा समाज से जब कोई चीज़ बदलाव करनी होती है वो 2-4 दिन में नहीं होती, उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए। शुगर बोर्ड को जो हासिल करना है, क्योंकि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो इसलिए उन्हें ज़रूरत पड़ी शुगर। आपको कोई दूसरी तरफ हम स्कूल में ही लड्डू बांट रहे हैं, आपको ऐसा बहुत बच्चा नहीं मिलेगा जो आपको कंप्लेन आए कि नहीं मेरा बच्चा नमक बहुत खाता है। आपको नहीं मिलेगा कि वो ऊपर से 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये होगा कि खाने के बाद कल्चर जो है ना, खाने के बाद कुछ मीठा दीजिए। आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए, यार दोस्त के यहाँ जाइए, तो आपका स्वागत मीठे से किया जाएगा। अरे क्यों भाई, पानी पूछ लीजिए। तो ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि शुगर का डाइजेशन है नहीं, वो जैसे आपकी बॉडी में गई वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। फिर वो फैट स्टोर होगा, और जब वो फैट स्टोर होगा तो धीरे धीरे आपकी कार्य क्षमता पर प्रभावित करेगा। आज जो बच्चा आज आपका 10 साल का है, वो 20 साल बाद 30 पे पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे इतनी शुगर इंटेक कर लेता है जो हम लोग पिछले 20-30 सालों में नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप ओवर प्रोसेस फूड भी तो एक रीज़न है ना हमारा। हम जितना भी पैकेज फूड लेते हैं ओवर प्रोसेस्ड होता है, मैगी, नूडल्स, सरकार समय समय पर सब जगह चेतावनियाँ जारी कर रही है। आपको याद होगा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पे मध्याह्न भोजन दिया रहता है, तो साप्ताहिक मिड डे मील, अब उसको PM पोषण का नाम दिया गया है। तो उस पे क्या किया गया है कि आपके 1 सप्ताह में कितना खाना बनेगा, प्रति व्यक्ति कितना उसको दिया जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो दिया हुआ है। उसी के साथ गवर्नमेंट अब CBSE ने शुरू किया, धीरे धीरे बाकी राज्य सरकारें भी कर देंगी कि वो कम से कम आपको ये बताएंगे कि आप जो लड्डू खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना शुगर आप इनटेक कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम और आप वो चॉइस पे आ जाएगा कि आप खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते। तो जब आपके पास चॉइस होगी, एक बार तो होता है कि हम अननोन तरीके से खा रहे हैं तो वो चल जाएगा, बट अगर आप जानेंगे तो शायद कुछ हेजिटेट करेंगे, और अगर कुछ % भी ड्रॉप आउट हो रहा है शुरुआती दौर पे, तो हम उसको अपनी सफलता ही मानेंगे कि एटलीस्ट कुछ लोगों ने तो सीख लिया। धीरे धीरे बाकी लोग भी सीखेंगे, क्योंकि सामाजिक बदलाव है, इतना जल्दी नहीं होता, टाइम लेता है। हाँ, टाइम लेगा, क्योंकि समाज भी आपका उसी हिसाब से चलता है। पेंडेमिक के बाद से जो डिजिटल एजुकेशन है वो एकदम से बूम करी है, तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? देखिए, और क्या ये टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है इन फ्यूचर, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, या फिर 25 years?
देखिए, हम डिजिटल दौर पे तो जा रहे हैं, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डिजिटल पे ज़्यादा भारी जा रही हैं। पैंडेमिक के बाद से एक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि सिर्फ जो पारंपरिक शिक्षा है, जो विद्यालय हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। हमें डिजिटल एजुकेशन की तरफ, स्मार्ट क्लासरूम्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो चीज़ आनी ही थी, पैंडेमिक तो बहाना हो गया। फिर उसके बाद से अब हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। अब आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, स्कूल में भी आप सीख रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप चैट जीपीटी यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्पफुल हैं, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन के अगर ऑप्शन हैं तो एटलीस्ट हमें ये पता रहेगा कि हम किससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। हमारी चॉइस से जब हम सीखते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, ज़्यादा बेटर आता है। रही बात एआई के आने से टीचर्स में कुछ चेंज होगा, तो देखिए इसमें कोई रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि एआई आपको इंटेलिजेंस दे सकता है, एआई आपको दुनिया भर की जानकारी दे सकता है, बट एआई से आपका भावनात्मक सहयोग नहीं होगा। अगर किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं है, किसी दिन आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो आपको एआई की अगर 40 मिनट की क्लास है तो उसमें बैठना पड़ेगा। बट आप एज अ टीचर, मैं आपके साथ भावनात्मक रूप से अगर आपको हेल्प करूँगा, इमोशनली कनेक्ट होऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, तो निश्चित रूप से जो आपका इमोशनल बैलेंस मेरे लिए होगा वो भी अच्छा बढ़ेगा और आपकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो एआई पूरी तरह से टीचर्स की जॉब को रिप्लेस कर देगा, टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके? ज़्यादातर प्रोज की तरफ कॉन्स ज़्यादा है या फिर ज़्यादा प्रोज? पॉजिटिव पे ही बात करते हैं, क्योंकि वो हर जो चीज़ आती है वो आपकी डिमांड पे आती है। अगर आपकी डिमांड है, वो सब टाइम की डिमांड है, आप उस पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि हाँ, थोड़ा सा जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, उस पर कोई इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मोटिव क्या है, आपको जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर नॉलेज है तो आप नॉलेज लेके आइए, बाकी इधर उधर पे हम लोग नहीं जाते। क्या लगता है आपको आज के जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर टीचिंग का जो तरीका है, वो बेसिक मोरल्स देते हैं, सिखाते हैं? बिल्कुल देते हैं। बेसिक मोरल्स में अब देखिए, आपके पास, हमने शुरू में बात करी थी, को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्ट के नंबर्स भी आते हैं। बट हम बेसिक मोरल्स की अगर बात भी कर रहे हैं तो मार्क्स और करियर पे ज़्यादा फोकस है। मार्क्स करियर पे नहीं है। अगर किसी बच्चे में, कोई बच्चा स्कूल रेगुलर आ रहा है, तो हो सकता है वो रेगुलर आ रहा हो बट उसको कुछ चीज़ें कम समझ में आ रही हो, बट उसकी पंक्चुअलिटी तो है स्कूल आने की। वो रोज़ आ रहा है, वो रोज़ बैठा हुआ है क्लास में, अपने जो उसके सहपाठी हैं उसके साथ में है, वो पीयर लर्निंग में अच्छा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। लर्निंग क्या? पीयर लर्निंग ये होता है, जैसे मान लीजिए शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, हो सकता है आप उससे उतना अच्छा ना समझ पाएँ, आप अपने सहपाठी से ज़्यादा अच्छा समझ पाएँ। कई बार होता है कि शिक्षक उस स्तर को नहीं टच कर पाते हैं जो बच्चे का होता है, लेकिन आपका जो सहपाठी, क्योंकि वो आपके साथ का ही, आपके घर के बगल का है, तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हैं, तो वो आपको बता देगा कि ऐसे कर दो। तो हमें ग्रुप स्टडीज़ और जो होम स्टडीज़ पे जाके काम चलता है वो यही है कि हो सकता है कि आपका दोस्त आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाए इन सब चीज़ों को। इसके फ़ायदे तो हैं। प्राइवेट ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब गवर्नमेंट स्कूल्स आप बता रहे इतने अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी ठीक है पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्टेबल है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो प्राइवेट ट्यूशन्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, प्राइवेट ट्यूशन लेने पर मोटिव्स की तरफ मैं जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पर टीचर, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, अगर टीचर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपको ज़रूरत है कि आपके बच्चे पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, तो आप होम ट्यूशन लगवाते हैं या कुछ और चीज़ें करते हैं। या फिर कई बार बच्चे का खुद का मन होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और वो 50 बच्चों में अच्छा है, कई बार वो कोचिंग इसलिए भी ज्वाइन कर लेता है कि कोचिंग में उसको 500 बच्चे मिल रहे हैं, तो वो अपनी क्षमताएं उन 500 बच्चों के बीच में भी नापना चाहता है कि मैं इनके बीच में कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो कोचिंग का प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कोचिंग में आप देखेंगे कि फ़ीस बहुत महंगी होती है, अफोर्डेबल कई बार लोगों के बस का नहीं होता, बट उसका पर्पज़ है। अगर आपको लगता है कि उससे बच्चे की ग्रोथ होगी, करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी तो मत करिए। बस उस भेड़ चाल में मत पड़िए कि कोई और कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। इफ अगर बच्चा दोनों में जाकर भी फेल हो रहा है, बच्चा अगर फेल हो रहा है तो ये कोचिंग का फेलियर नहीं है, ये एक शिक्षक का फेलियर है।
अगर बच्चा फेल होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी शिक्षण विधि फेल है, चाहे वो कोचिंग का टीचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो। बट हार्श ट्रुथ तो यही है कि ब्लेम तो बच्चे को ही करा जाता है। नहीं, बच्चे को ब्लेम कर कौन रहा है, ये भी तो देखिए आप। पेरेंट्स। आपके आसपास के लोग ही हैं। अगर मैं जिम्मेदारी लूँ, मेरी क्लास में बच्चा आता है, अगर वो अपना दिन का 6 घंटे मेरे विद्यालय में दे रहा है और उसके बाद भी उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो मुझे किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि माँ बाप छोड़ गए हैं हमारे लिए बच्चे को कि आप 6 घंटे उस बच्चे का कैरियर बढ़ाइए, उसकी पर्सनल ग्रोथ करिए। एकेडमिक ग्रोथ अलग भी है, बट पर्सनल ग्रोथ भी करिए। एक आता है कि उसका सर्वांग विकास होना चाहिए। सर्वांग विकास का मतलब ये होता है कि वो एकेडमिक में भी बढ़े, वो फिज़िकल एजुकेशन में भी बढ़े, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी उसकी बढ़े। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी का भरोसा हम पे है तो हम उस भरोसे पर रहें। इसीलिए वो ओवरऑल एक सेंटेंस निकल के आता है कि बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चा नहीं फेल होता, वो पूरी शिक्षण विधि और जो हम तरीके अपना रहे हैं सब फेल है। तो जिम्मेदारी टीचर को लेनी चाहिए बच्चों की। क्या लगता है आपको, मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो एज अ सब्जेक्ट सिखाए जाने चाहिए, या फिर उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं? देखिए, ये जो शिक्षा है ये आप किसी सब्जेक्ट में भी देंगे, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं आपको है। नहीं लगता आज के टाइम में कम हो गई है स्टोरीज में, चैप्टर्स में, लेसन्स में? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग सरकारें अलग अलग पाठ्यक्रम अपनाती हैं, सब अपने हिसाब से चीज़ों को डालती हैं। रही बात मॉरल चीज़ों को डालने की, तो देखिए बच्चा पहले अपने परिवेश से सीखता है, फिर वो विद्यालय से सीखता है। तो क्योंकि उसका इंटरेक्शन विद्यालय में हम ज़्यादा फोकस कर देते हैं, घर पर चीज़ों को ध्यान नहीं देते, तो हमें उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। अगर हमारे पास है कि हमें उस बच्चे में इस चीज़ की कमी दिख रही है, हमें लग रहा है कि वो बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो निश्चित रूप से हमें उसको टीम भावना के बारे में बताना चाहिए, टीम वर्क उससे करवाना चाहिए, पीयर लर्निंग को फोकस करना चाहिए, ताकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आए। और मोरल एजुकेशन के लिए आप अलग विषय बना देंगे तो फिर वो एक विषय की तरह ट्रीट किया जाने लगेगा और फिर वो भी इंटरेस्ट की तरह ख़त्म होगा। तो हम उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ें, आम रोज़मर्रा की भाषा में रखें, उसको ऐसे रखें कि ऐसा ना हो कि कोई किसी को मदद की ज़रूरत है और हम सोचें कि ये किसी और का काम है। अगर आप करने लायक हैं तो आप करिए, और ये बच्चों को आपको शुरू से बताना होगा। फाइनली अब आप मुझे कोई एक टिप बताइए फॉर पेरेंट्स या फिर फॉर स्टूडेंट्स, दोनों के लिए, जो उन्हें हेल्प कर सकती है बेटर समझने में सिस्टम को, बेटर अपने बच्चे को समझने में। पेरेंट्स के लिए कोई भी ऐसी टिप जो बच्चे को हेल्प करे और पेरेंट्स को भी हेल्प करे कि हाँ ठीक है, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। देखिए, ये तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा, एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर भी, आपके बच्चे के साथ आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हों कि वो स्कूल ख़त्म करने के बाद आपसे अगर घर आके अपनी सारी बातें कहता है, तो इसका मतलब है कि आपके और बच्चे के बीच में दीवार नहीं है, कोई तीसरा इंसान नहीं है। दूसरा, टीचर्स भी ऐसा रिलेशन बनाए, जैसे जब आप क्लास शुरू करते हैं तो हमारे पास शुरुआत के 5-10 मिनट रहते हैं कि हम जाते ही सब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करें। हम शुरू हो के 5-10 मिनट में ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि ये बताओ कल क्या किया था यहाँ से जाने के बाद, आज कौन सी सब्जी खा के आए हो यार। मैं रास्ते में आया था, मुझे मीठा दिख गया था लेकिन मैं खा नहीं पाया। तो एक इंसिडेंट है, मैं बताना चाहूँगा। हाँ। मैंने बच्चों से एक दिन ऐसे कहा कि मुझे ये जो शुगर वाला टॉपिक आपने बताया तो उसी पे बात करनी थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि मैं आज मीठा खा के आया हूँ और तुम लोग ये बताओ कि मैंने कौन सी मिठाई खाई होगी या मैंने ऐसा क्या खाया होगा। किसी ने कहा कि सर आपने रसगुल्ला खाया है, किसी ने हमारे यहाँ की बर्फ़ी बहुत फेमस है, तो किसी ने कहा सर बर्फ़ी, सफ़ेद वाली बर्फ़ी, दूध। एक बच्चे ने उसने कहा कि सर ऐसा तो नहीं कि चीनी खा के चले आए हों और यहाँ आके बता दिया कि मिठाई खाया हूँ, हालांकि मैं चॉकलेट खा के आया था, मेरी आदत है। तो आप देखिए आपके पास कितने सारे आंसर हैं। अब इससे एक चीज़ तो निकल के आई कि बच्चों को मीठा तो पसंद है, लेकिन आपने उसको उनकी लाइफ से अपने आप को और उनको जोड़ने के लिए कनेक्ट कर दिया। अगली बार वो मीठा खाएगा तो आपको बताएगा, और यही चीज़ होना चाहिए। बच्चे के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके लिए, अपने फैमिली के लिए। फैमिली का बहुत बड़ा ये रोल है। मैं फैमिली को फिर यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे से कनेक्ट रहिए, उससे भावनात्मक सहयोग के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, आप इनफ रहें। आपका बच्चा अगर आपसे सारी चीज़ें कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने टीचर से कह पा रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ आप इसमें और शामिल कर सकते हैं, उन पे प्रतिबंध ना लगाइए।
अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसको सीखने दीजिए, सुपरविजन करिए, ना कि उस पर थोपिए। बच्चा स्कूल में कितना सीख रहा है, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि विद्यालय में, स्कूल में उसको जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो उतना सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। अगर नहीं सीख पा रहा है तो आप टीचर से खुद बात कर लीजिए, या फिर उसकी कॉपीज पे नोट लिख दीजिए और बोल दीजिए कि टीचर को दिखा के आना, सिग्नेचर ले लीजिए। क्योंकि जब आपका बच्चा जो स्कूल में सीखता है वही चीज़ घर में आके रिवाइज करता है, उसके बारे में बात करता है, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो कि बच्चे को ना समझ आए। और कम से कम एज अ टीचर मुझे ये प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगी कि मैंने जो कल पढ़ाया था वो कितना समझ किसको आया है। तो अगर मुझे ही नहीं पता रहेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है या बच्चा उसके साथ कितना कंफर्टेबल है, मुझे किस लेवल पे जाके पढ़ाना है, तो फिर वो चीज़ें उतनी अच्छी काम नहीं करती। बॉन्ड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड तो जान है दोनों इस पूरे रिलेशनशिप की। आप एजुकेशन में बात करते हैं, गुरुकुल हमारे इसीलिए सक्सेस रहे हैं क्योंकि माँ बाप जाके छोड़ आते थे सीधे सीधे कि अब जो हैं तुम्हारे गुरु हैं। तो आज की डेट में भी गुरु ऐसे होने चाहिए, अध्यापक ऐसे होने चाहिए, और फैमिलीज भी ऐसी होनी चाहिए कि वो ट्रस्ट डेवलप कर सकें। तो इस वजह से वो बॉन्डिंग अच्छी बनती है, रिस्ट्रिक्शंस ना लगा। हाँ। बढ़िया लगा बात करके इस टॉपिक के ऊपर। आई थिंक और लंबी कन्वर्सेशन हो सकती थी। टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कुछ वर्तमान समय में हैं चीज़ें, दिक्कतें जिनको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए इस एपिसोड में। आई होप इसकी प्लेलिस्ट भी बनाएंगे हम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।